हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है उसकी सेकंड क्लास करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में लीडरशिप के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कम्युनिकेशन के आगे के जो टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो जैसा कि नाम से ही दिखता है, वर्बल यानी कि मुंह से बोले गए जो शब्द होते हैं उन्हें हम वर्बल कहते हैं। तो उन शब्दों के द्वारा जब हम किसी मैसेज को किसी से कम्युनिकेट करते हैं उन्हें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन के ज़रिए भी हो सकता है, मीटिंग्स में भी बताया जा सकता है या कॉन्फ्रेंसेस में भी हो सकता है। और वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, या तो वो ओरल हो सकता है या तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है आपका। इसके अलावा एडवांटेजेस क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका बहुत तेज होता है, इट्स वेरी फास्ट एंड इन्वॉल्व्स फ्यूअर इनपुट। आपको किसी से कोई भी चीज़ वर्बली अगर बोलनी है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, आप उसको डायरेक्टली वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आप रिटन फॉर्मेट में या फिर ओरल के फॉर्मेट में उसे समझाना चाहते हैं। Verbal communication scope of seeking clarification is greater and less formal atmosphere। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज जब आप डायरेक्टली सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो उन्हें जब आप कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करते हो तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो स्कोप होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन की? कि मैसेजेस आर एट अ रिस्क ऑफ बीइंग डिस्टॉर्टेड। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाला रिसीवर है वो आपके मैसेज को एज इट इज़ समझे, या फिर आपने जो अपने सबॉर्डिनेट को मैसेज दिया है वो उसे जब आगे फॉरवर्ड करता है तो उसने सेम मैसेज को ही आगे बढ़ाया है या नहीं, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने जिस इंटेंशन से सामने वाले को जो चीज़ एक्सप्लेन की होती है उस रिसीवर ने उसी इंटेंशन से उस मैसेज को समझा है और इंटरप्रेट किया है या नहीं, ये पर्सन टू पर्सन उसकी थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया जैसे आपके हैंड्स के जेस्चर्स हो गए या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आप प्रॉक्सिमिटी के ज़रिए, पोस्चर के ज़रिए या फिजिकल अपीयरेंस या जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए ये अपने डायरेक्शन ऑफ गेज की, मतलब किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं तो जो उनके सामने प्रेजेंटर बैठा होता है वो नॉड करता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इस तरह की येस या नो या थम्स अप जैसी जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनका यूज़ किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसका एडवांटेज क्या होता है? इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेजेस आर मोर प्रिसाइज एंड बेनिफिट कैन बी वेरीफाइड। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये बहुत प्रिसाइज भी होते हैं। जैसे अगर आपको किसी का काम अच्छा लगा है तो आप डायरेक्टली थम्स अप कर सकते हो। अब ये थम्स अप का जो आपका सिंबल है वो अपने आप में एक वेरिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह की दो राय नहीं होती दैट वेदर प्रेजेंटर को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है या नहीं लगी है। एक थम्स अप का मतलब हो गया एकदम क्लैरिफाइड तरीके से दैट प्रेजेंटर को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है। सो एक डेफिनेट रिजल्ट भी होता है वहाँ पे कि उसे कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। अगर आपने थम्स अप किया है दैट मीन्स इट्स गुड, आपने थम्स डाउन किया है मतलब इट इज़ बैड। आपने अगर अपनी फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए येस में नोट किया है दैट मीन इट इज़ गुड, अगर आपने नो में नोट किया है तो वो हो जाएगा इट्स नॉट दैट गुड। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिटन वर्सेस ओरल, यानी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है। वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिटन और एक ओरल। ये दो पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है, रिटन यानी कि जो लिखित है वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं या फिर रिपोर्ट्स होती हैं या फिर रूल्स हो गए, स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, न्यूज़लेटर्स हो गए, मेमोज़ हो गए,
आपकी प्रोसीजर की बुकलेट्स हो गई, हैंडबुक्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स, हाउस न्यूज़पेपर एटसेट्रा। हर एक चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है, नॉट ओनली इन ऑफिसेस बट एवरीवेयर अराउंड यू, जो भी चीज़ रिटन फॉर्मेट में आपके सामने है, वो एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है या रिटन मैसेज होता है। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये एक तरह के लीगल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिफिकेशन के तौर पे कि ये हैंडबुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, न्यूज़पेपर में जो चीज़ दी गई है, वो लीगल अकॉर्ड के ज़रिए होती है। नेक्स्ट होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर आपने शब्दों के ज़रिए किसी से कुछ कहा है, यानी वर्बली आपने किसी से कुछ कहा है नॉट यूजिंग पेन और पेपर, मतलब आपने उसे सिर्फ एक वोकल फंक्शन के तौर पे, यानी कि आपने किसी को अपने मुंह से वो बात कही है, ओरल कम्युनिकेशन। सो एन organization cannot function without written communication of various kinds, but yet far a greater percentage of information is communicated orally. जैसे फॉर एग्जांपल किसी सबॉर्डिनेट को किसी सुपीरियर ने अगर बुलाया है अपने कैबिन में, तो वो उसे अब रिटन में नहीं भेजेंगे बट रादर ओरली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप उनके ऑफिस में रिपोर्ट करें। या फिर अगर टीम मीटिंग्स होती हैं तो एम्प्लॉयज़ अपने सबॉर्डिनेट से पूछते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। उसका एक ओरल कम्युनिकेशन वो लेते हैं कि ओरल रिजल्ट जानते हैं उनसे पर पर्सन कि उन्होंने क्या काम किया है, कितना बेनिफिट आज हुआ है, कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, और अगर कोई टास्क उनका नहीं कंप्लीट हुआ है तो किस रीज़न से नहीं हुआ है। इस तरह की जो कम्युनिकेशंस उन दोनों के बीच में होते हैं, वो एक तरह के ओरल कम्युनिकेशंस होते हैं। It has been observed that managers spend 60 to 80% of their work time in oral communication. अब जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सुपीरियर से जब रिपोर्ट्स लेते हैं और देते हैं, तो वो जनरली 60 to 80% क्या करते हैं, ओरली काम कर रहे होते हैं। जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक टीम लीडर है जिसको काम असाइन किया गया है सेल्स के लिए, तो वो पर्सन जब तक उसकी फाइनल टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो जितना भी बीच का वर्क है, उसे ओरली कम्युनिकेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को भी और अपने सीनियर्स को भी। बट वंस दैट टास्क इज कंप्लीटेड, फिर उसका जो डेटा है वो उसको रिटन फॉर्मेट में कोलैबोरेट करके प्रोवाइड करेगा। बट मीनवाइल वो जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वन पर्सन से सेकेंड पर्सन पे जाती है, वो ओरल फॉर्मेट में जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के और ओरल कम्युनिकेशन के। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको पहले उसे इनकोड करना पड़ेगा, फिर आपको उसे मीडिया के थ्रू सेंड करना पड़ेगा, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, फिर वो उसे समझेगा, एनालाइज करेगा और फिर एक्शंस को लेगा। सो इट इज़ अ कंपैरेटिवली अ लिटिल स्लोअर मेथड। Secondly, despite the fact that the greater degree of preciseness is aiming, while preparing the written communication, there is always a possibility of ambiguity or lack of clarity in creeping in a leading misunderstanding on the part of the receiver. तो ज़रूरी नहीं है आपने जो रिटन कम्युनिकेशन में आपने मैसेज जो लिखा है वो सही हो सकता है किसी टेक्निकल एरर की वजह से, या फिर जिस पर्सन ने इस मैसेज को इनकोड किया है उसने जो लिखना चाहते थे उसकी जगह गलती से कुछ और अगर लिख दिया है, तो वो पूरी की पूरी जो चेन है मैसेज की वो डिस्टर्ब हो जाएगी और रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंचेगा वो गलत पहुंचेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि रिटन में भी जो आपका मैसेज है, देयर कैन बी अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन इट। Lastly, more reliance over written communication can lead to too much of paperwork in the organization. अब हर चीज़ को अगर हम लोग रिटन तरीके से ही बताएंगे तो कंपनी में इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो जाएगा कि पूरी कंपनी में सिर्फ पेपर वर्क ही दिख रहा होगा। अगर जस्ट इमेजिन हर एक सुबह से लेकर शाम तक के काम के लिए हर एक ओरल कन्वर्जेशन को रिटन के फॉर्मेट में दे दिया जाए, तो दिन भर में एम्प्लॉयज सिर्फ पेपर्स को पढ़ रहे होंगे कि कम्युनिकेशन कितना चल रहा है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क अगर आप हर चीज़ रिटन मॉड्यूल से करते हो। बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, तो स्पोकन मैसेजेस कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब अगर मैनेजर ने अपने जूनियर से कोई चीज़ कही है, उसका कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट नहीं होता, यानी कि वो मैनेजर उस बात से मुकर भी सकता है, या फिर अगर उससे वो उस कम्युनिकेशन को भूल गया या फिर उसे 100% याद नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने का कोई भी और तरीका नहीं होता है।
सेकेंड है, इट इज लेस इफेक्टिव एज अ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी डेटा। अब जब लेंदी डेटा की बारी आती है, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, अगर हमें वो प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा। ओरल कम्युनिकेशन आपकी छोटी टास्क को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर के, उनके कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन, या फिर एम्प्लॉय के ग्रीवियंसेस जैसे जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए वो ओरल कम्युनिकेशन पे जा सकते हैं। पर जब बारी आती है उनकी प्रेजेंटेशन की या फिर उनके ऊपर एक्शन करने की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिटन फॉर्मेट में हो, क्योंकि वर्ब ओरल में वो उतने इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज उनकी कोई जजमेंट नहीं होती, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। Lastly, the subject is also misinterpreted, the effect of barriers arising from the interpersonal relationship। यानी कि अब एक पर्सन ने जो मैसेज ट्रांसफर किया है वो ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने एग्जैक्टली सही सुना हो। अगर उसने किसी भी चीज़ को मिस आउट कर दिया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और रिटर्न ना होने की वजह से वो वेरीफाई भी नहीं कर पाते हैं कि जो हमें सुपीरियर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो करेक्ट थी या हमने गलत इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया है। तो यहाँ पर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से ये मिस इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन के टाइप्स। कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, एक आपका अपवर्ड होता है, एक आपका डाउनवर्ड्स होता है, और एक आपका लिटरल होता है। अब जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है, अपवर्ड हो गया यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके सुपीरियर्स को रिपोर्ट करेंगे, सुपीरियर्स जो है वो आपके मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे, और यही हायरार्की चलती है। इसमें से वर्कर डायरेक्टली मैनेजर के पास नहीं जा सकता, और सुपरवाइजर डायरेक्टली वर्कर और मैनेजर के बीच की चेन को ब्रेक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बारी आती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजर के जरिए पहले सुपरवाइजर के पास आता है, फिर सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। मैनेजर डायरेक्टली अपने वर्कर्स के पास नहीं जाता है। जब बारी आती है लिटरल कम्युनिकेशन की, लिटरल कम्युनिकेशन आपका सेम लेवल पे चल रहा होता है एक तरह से, जैसे आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, ऑपरेशंस का। तो ये डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम लेवल पे होते हैं, ये सब आपके सेम लेवल पे हैं। तो ये आपका लिटरल कम्युनिकेशन हो जाता है। अब आती है बात बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत तरह के बैरियर्स होने की चांसेस होते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और इन बैरियर्स का एग्जैक्टली फंक्शन भी इनके नाम के ही तरह होता है। जैसे सिमेंटिक बैरियर्स हो गए, यानी कि वो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं मैसेज को इनकोड या डिकोड करने के टाइम पे। यानी कि मैसेज की जब शुरुआत होती है, जो सेंडर उसे इनकोड करता है, वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उसने जो आइडिया को रिप्रेजेंट करना था, वहीं पे फॉल्टी ट्रांसलेशन, उसने जिस पर्सन को ये काम दिया था कि इस आइडिया को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसने वो प्रॉपरली नहीं सुने, या देयर वर सम फॉल्टी ट्रांसलेशंस, या उसने इंटरप्रेट ठीक से नहीं किया और उसने गलत इनकोडिंग कर दी, और वही इनकोडिंग जिस रिसीवर के पास पहुंची, उसने उसे किसी और तरीके से परसीव किया और उसने उस मैसेज का कोई दूसरा डिकोडिंग कर दी। यानी कि द एसेंस ऑफ द कम्युनिकेशन वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू सिमेंटिक बैरियर, यानी कि इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस में ही गड़बड़ हो गई, यानी कि अब तो बाकी पूरे मैसेज का कोई मतलब ही नहीं बना। नेक्स्ट आपका होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल यानी कि जो आपके माइंड के थ्रू जो बैरियर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि सेंडर और रिसीवर का अगर ब्रेन लेवल अगर देखा जाए, तो वो किसी चीज़ को परसीव करने का अगर डिफरेंट है, तो अगर रिसीवर सेंडर ने कुछ सेंड किया था किसी और इंटेंशन के साथ और रिसीवर ने उसे किसी और इंटेंशन से समझा, तो देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी बिटवीन द थॉट प्रोसेस। तो हम किसी भी चीज़ को परसीव अलग तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को अगर ग्लास हाफ फुल लगता है, तो वही कुछ लोगों को वो हाफ एम्प्टी लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, यानी कि जो साइकोलॉजी उस पर्सन की होगी जो मैसेज को रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है, वो उसे उसी तरीके से एनालाइज करता है और उसे वैसे ही अप्लाई करता है। सो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि organizational barriers are present with the organization's policy, rules, structure, and facilities, etc.
Personal or psychological barriers are the barriers in the attitude and thinking of worker and managers. These communications are barriers of affects the productivity of the organization. यानी कि organizational barriers वो हो गए कि कंपनी के कुछ रूल्स हैं या उनकी कुछ पॉलिसीज हैं या पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है या कंपनी किस तरह की फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही है, उस स्ट्रक्चर की वजह से, उस फैसिलिटी की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं जिन्हें कम्युनिकेट किया जाना था वन डिपार्टमेंट से सेकेंड डिपार्टमेंट पे या वन एम्प्लॉय से सेकेंड एम्प्लॉय पे, उसके बीच में एक तरह का बैरियर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब सुपीरियर जो है वो एब्सोल्यूट सबॉर्डिनेट से बात नहीं कर सकता, उसके इमीडिएट बॉस से उससे बात करनी पड़ती है। जैसे मैनेजर सुपरवाइजर से बात करेगा, सुपरवाइजर अपने वर्कर से बात करेगा। सो यहाँ पर ये जो चेन है, ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है, ये भी एक तरह का बैरियर बन जाता है कि अगर मान लीजिए बीच का मैनेजर जो है वो छुट्टी पे गया है, अब इन्फॉर्मेशन सुपर मैनेजर ने सुपरवाइजर पे भेजी, सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है, तो वो मैसेज नीचे वर्कर्स के पास पहुंचा ही नहीं। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।